हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस और ये आपकी सीरीज़ है न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़। तो इस क्वेश्चन में मतलब बेसिकली इस सीरीज़ में हम जो नए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो ये आपकी क्लास 26 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीक्षा पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड। दीक्षा पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं और आपके हायर एजुकेशन टॉपिक से हैं। तो इन पे वीडियो मैंने दी हुई थी, तो आई होप आपको क्लियर होंगे आंसर्स। ओके, क्रैश कोर्स का वीडियो जो है वो मैं अभी लॉन्च कर दूँगी थोड़ी देर में। आई होप 1.5 आवर के बाद वो लॉन्च होगा आपका, ठीक है। ओके, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ ट्रेनिंग टू टीचर्स। दीक्षा पोर्टल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, जहाँ पे टीचर्स खुद से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TEQUIP। TEQUIP क्या है ये आपको बताना है। ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है फॉर इम्प्रूविंग द हायर एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शंस हैं आपके, देखिए ऑप्शंस में थोड़ी बहुत ही अंतर है, तो मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ। आप जल्दी से ऑप्शंस देखिए और राइट आंसर क्या होगा उसको बताइए। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी आंसर कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर है आपका सी, दैट इज़ टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये आपका TEQUIP का फुल फॉर्म है। देखिए किसी को भी अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिए। जब आपका क्विज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रोल ऑफ TEQUIP इज़। TEQUIP का रोल क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं और उन चारों स्टेटमेंट्स के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऑप्शन जो पहला एक आपका स्टेटमेंट है वो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। स्टेटमेंट 2 आपका है एम्स एट ब्रिजिंग द रीजनल गैप्स इन टेक्निकल एजुकेशन। स्टेटमेंट 3 है कनेक्ट विद टीचर कम्युनिटी। एंड ऑप्शन 4 आपका है, या आप कह लीजिए स्टेटमेंट 4 है आपका कंडक्टेड अबाउट 1120 कोर्सेज इन स्पेशलाइज्ड टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपके सेम टू एवरीवन, हैप्पी ईद। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट्स हैं और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए है आपका ओनली ए, ऑप्शन बी है ओनली बी, ऑप्शन सी है आपका ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो मैं आपको राइट आंसर बताने जा रही हूँ। ओके, बफरिंग अगर हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद रीलोड कर लीजिए, ठीक है। राइट आंसर है आपका सी, दैट इज़ ए एंड बी। ए एंड बी जो है वो आपका रोल है TEQUIP का, जिसमें हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन पे, और उसके साथ साथ हम रीजनल गैप्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये आपका टेक्निकल एजुकेशन पे बेस्ड है, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GIAN, दैट इज़ ज्ञान मीन्स। ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, थोड़े बहुत चेंजेस हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, राइट आंसर जल्दी से बताइए। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, दैट इज ज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, दैट इज PMMNMTT। इसमें ये जो मिशन है इसमें न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक हाउ मेनी मंथ ऑफ पेडागोगिकल ट्रेनिंग। तो इसमें ये जो मिशन है इसमें हम जो टीचर्स होते हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ओके, बट कितने मंथ्स की ट्रेनिंग लेनी होती है ये आपको बताना है। प्लीज़ क्वेरी के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर मैं रिप्लाई कर दूँगी। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपका 1 मंथ, ऑप्शन बी है आपका 3 मंथ्स, ऑप्शन सी है आपका 6 मंथ्स, एंड ऑप्शन डी है आपका 12 मंथ्स। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर टीचर्स
of Teachers Education and Research, that is IUCTE, function as autonomous institution for, तो IUCTE का क्या काम है ये आपको बताना है, उसका फंक्शन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन बी है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टीज। एंड ऑप्शन डी है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन टेक्निकल एजुकेशन। ओके, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रही हूँ इसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं, स्पेशली जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं तो उन पे ज़रा फोकस करिएगा ज़्यादा। ओके, तो राइट ऑप्शन है आपका ए, दैट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पैनल हेडेड बाय डैश हैज सजेस्टेड All India Council for Technical Education, that is AICTE, not to allow setting up of new engineering colleges from 2020. ऑप्शन ए है आपका मिस दिव्या कोविद। ऑप्शन बी है आपका मिस्टर BVR मोहन रेड्डी। ऑप्शन सी है मिस्टर K सिवन एंड ऑप्शन डी है मिस्टर RSV श्रीनिवासन। 5:30 का लाइव क्लास का टाइमिंग होता है आपका। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज मिस्टर BVR मोहन रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पैनल हेडेड बाय BVR मोहन रेड्डी हैज मेड द रिकमेंडेशंस टू AICTE टू स्टॉप सेटिंग अप न्यू कॉलेजेस फ्रॉम डैश। अब आपको बताना है कि ये जो पैनल है इन्होंने बोला था कि अब आपको नए कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस नहीं खोलने हैं, बीटेक कॉलेजेस नहीं खोलने हैं। तो ये कब से इन्होंने स्टॉप करने की बात करी है, कौन सा वो ईयर इन्होंने बोला है? ऑप्शन ए है आपका 2019, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2021 एंड ऑप्शन डी है 2022। देखिए, जिनके क्वेश्चंस मैं नहीं देख पा रही हूँ प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, क्विज के बाद अब अपने क्वेश्चन बोलिएगा। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाला सिद्धि की डोमेन्स आर डेवलप्ड बाय। जो शाला सिद्धि है ये भी एक इनिशिएटिव है, इसके की डोमेन्स किसने डेवलप किए हैं ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए है आपका UGC, ऑप्शन बी है AICTE एंड ऑप्शन सी है NCERT एंड ऑप्शन डी है आपका NUEPA, दैट इज न्यूपा। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्राम एसोसिएशन, समथिंग इसका फुल फॉर्म है आपका। तो उसने ही ये शाला सिद्धि के जो आपके डोमेन्स हैं वो डेवलप किए हैं। इनका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। ओके, एंड ये सारे मैंने आपको वीडियोस में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PINDICS इज डेवलप्ड बाय। अब ये किसने डेवलप किया है ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए है आपका UGC, ऑप्शन बी है AIETC, ऑप्शन सी है आपका NCERT, दैट इज NCERT एंड ऑप्शन डी है NUEPA। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज NCERT। ये टीचर्स ट्रेनिंग के फील्ड में है तो ये NCERT ने डेवलप किया है। ओके, ये आपके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। इसके बाद जिसके फाइनल स्कोर्स जो भी हैं वो शेयर कर दीजिए और आपकी जो भी क्वेरी है वो बता दीजिए। ओके, पूजा के 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 2। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ईशा के 8 मार्क्स हैं। जस्ट अ सेकेंड ईशा। ओके, फिफ्थ का आंसर है आपका सी, दैट इज 6th मंथ। ओके,
नरेश के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, विक्रांत के 8 हैं आउट ऑफ 10, शुभश्री के 8 हैं, सुमन के 9 हैं आउट ऑफ 10 के, टॉपर्स जोन के 2 हैं, सागर के 7 हैं, जैबी राशिद के 8 हैं। पूनम मेगा क्लास नहीं होगी। देखिए मैंने आपको बोला था कि मेगा क्लास की जगह पे अब मैं जो ये क्रैश कोर्स करा रही हूँ इसमें आपके डेली 10 क्वेश्चंस कवर होंगे और ये जो आपकी लाइव क्लास होगी इसमें 10 क्वेश्चंस कवर होंगे, तो टोटल आपके 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अब उससे ज़्यादा कवर करना मतलब आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि मैं 50 क्वेश्चंस और कराऊँ, क्योंकि ऑलरेडी क्रैश कोर्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। ओके, रणवीर के 7 हैं आउट ऑफ 10, पूनम के 7 हैं आउट ऑफ 10, राजन के 10 हैं आउट ऑफ 10, प्रियदर्शनी के 4 हैं आउट ऑफ 5, यास्मिन के 7 हैं, रितु के 9 हैं, देविना के 10 आउट ऑफ 10 हैं, ऋचा के 7 हैं, ओके, प्राची के 9 हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 9 और 10 आए हैं। तो देखिए आपको इसमें 9 एंड 10 ही स्कोर करना है, क्योंकि ये जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैंने प्रोवाइड किए हैं और टॉपिक भी आपके ईजी हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पूर्णिमा के 9 हैं आउट ऑफ 10, शीला के 9 हैं आउट ऑफ 10, ओके दैट्स गुड। विक्रांत मैंने फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 27 और ये आपकी क्लास बेस्ड है न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ पे। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। तो आज की जो 5:30 की क्लास थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मैंने रीशेड्यूल की है आज की क्लास। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, शाला सिद्धि इज़ अ फ्रेमवर्क विच इनेबल्स द स्कूल टू, ऑप्शन ए, सेल्फ इवैल्यूएट its teachers based on 7 key domain, option B, self evaluate based on 7 key domain, option C, self evaluate its curriculum based on 7 key domain, and option D, self evaluate its courses based on 7 key domain। तो यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे टीचर्स इंक्लूड किया है, उसके बाद आपका करिकुलम आता है, स्कूल इटसेल्फ आता है एंड कोर्स आता है। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको आंसर पता हो तो। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएट बेस्ड ऑन 7 की डोमेन। यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन हो रहा है स्कूल का ही, मतलब स्कूल इटसेल्फ वो अपने आप को खुद ही सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है अगर ये शाला सिद्धि फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PINDICS इज, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ओके, तो डिफरेंट आपके यहाँ पास यहाँ सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि एग्जैक्ट कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए करेक्ट आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर स्कूल टीचर्स लिखा है, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इंटरमीडिएरी स्कूल टीचर्स है, और यहाँ पे एलिमेंट्री है देन सेकेंडरी है। तो राइट आंसर है आपका एलिमेंट्री। जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये इंडिकेट करता है, ना कि सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएरी लेवल के स्कूल टीचर्स की। ओके, एलिमेंट्री है राइट आंसर आपका। नेक्स्ट आपका आता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वेज हैज़ बीन कैरिड आउट बाय NCERT टू एसेस। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट कराता है NCERT, वो किस लिए कंडक्ट कराएगा ये आपको बताना है, उसका पर्पस क्या है। ओके, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। तो ऑप्शन ए है आपका कोर्स करिकुलम, ऑप्शन बी है नॉलेज ऑफ टीचर्स, ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट इन इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑप्शन डी है आपका लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो स्टूडेंट्स के बीच में कराया जाएगा, चिल्ड्रन आपस में वो टेस्ट करेंगे और उसके थ्रू, उन सर्वेज के थ्रू हमें पता चलेगा कि रियल में लर्निंग अचीवमेंट क्या है, क्या लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सॉफ्टवेयर हैज़ कोलैबोरेटेड विद अटल इनोवेशन मिशन फॉर इन्हांसिंग डिजिटल लिटरेसी एंड क्रिएटिव स्किल्स। तो कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ, ये आपको बताना है।
ओके, ऑप्शन है आपके IBM, ओरेकल, गूगल एंड एडोब। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज एडोब। एडोब आपका वो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Adobe would implement the dash across 100 schools under Atal Tinkering Labs ATL initiative। तो Adobe ने बोला है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा एक प्रोग्राम जो कि 100 स्कूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और यहाँ पे अंडर अटल टिंकरिंग लैब जो इनिशिएटिव है उसमें ये आता है, ये प्रोग्राम अटल टिंकरिंग लैब में आता है। तो उस प्रोग्राम का आपको नेम बताना है। ऑप्शन ए है आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ऑप्शन बी है डिजिटल दिशा प्रोग्राम, ऑप्शन सी है डिजिटल देश प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी है आपका डिजिटल भारत प्रोग्राम। तो राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज डिजिटल दिशा प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रेयस फुल फॉर्म इज। श्रेयस का जो भी फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको इजीली मतलब यहाँ पे आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, मैं खुद बोल नहीं रही हूँ, आप ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद आपको बताना है कि श्रेयस का फुल फॉर्म क्या होगा। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो राइट आंसर है आपका C, that is scheme for higher education youth in apprenticeship and skills। ओके, तो एजुकेशन यूथ है, एजुकेटेड यूथ नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ओके, यहाँ पे मैंने एजुकेटेड लिखा है, उसके बाद यहाँ पे भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये सारी चीज़ों को, ये जो चेंजेस हैं आपके इस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रेयस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड इंडस्ट्री स्पेसिफिक अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी टू। तो ये जो श्रेयस प्रोग्राम है इसमें अप्रेंटिसशिप जो दी जा रही है वो किसको दी जाएगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका फ्रेश ग्रेजुएट, ऑप्शन बी है पोस्ट ग्रेजुएट्स, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन डी है प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स। तो किसको दिया जाएगा ये आपको बताना है कि किस में इसको अपॉर्चुनिटी किन लोगों को दी जाएगी। नहीं, इस टाइम पे रोज़ क्लास नहीं होती है। आज जो आपकी क्लास थी, जो शेड्यूल क्लास थी वो 5:30 की थी, डेली आपकी 5:30 पे क्लास होती है, बट वो नहीं हो पाई, टेक्निकल प्रॉब्लम थी यूट्यूब में, तो उस वजह से लाइव मतलब जो होता है स्ट्रीमिंग होती है उसमें प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैंने इसको रीशेड्यूल किया है। ओके, बाकी 5:30 पे आप लोग ऑनलाइन आ जाया करिए, डेली क्लास होती है 5:30 पे। राइट आंसर है इसका ए, दैट इज़ फ्रेश ग्रेजुएट्स। ओके, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, वो स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रेयस विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर इन। श्रेयस किस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ये आपको बताना है। तो श्रेयस में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ श्रेयस सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए नहीं है, जो नॉर्मल कोर्सेज़ हैं जैसे आपके BA हो गया, BSc हो गया, इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए भी श्रेयस को डिज़ाइन किया गया है कि इस तरीके के स्टूडेंट्स को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए, अप्रेंटिसशिप उनको जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल पाए। पूजा, मैंने बोला था कि MCQ क्लासेस जो होंगी आपकी मेगा क्विज़ वाली वो जून से होगी, उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला है, 3 दिन से मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि अब मैं आपको जो क्रैश कोर्स दे रही हूँ उसमें मैं डेली आपको 10 क्वेश्चंस दे रही हूँ, प्लस मैं डेली क्लासेस ले रही हूँ 10 क्वेश्चन की। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि 50 क्वेश्चन मैं डेली कवर करूँ तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन अगर मैं बनाऊँगी तो फिर आपकी क्रैश कोर्स क्लास जो है वो नहीं हो पाएगी। तो आपको मैं 20 क्वेश्चन डेली दे रही हूँ जो कि न्यू क्वेश्चन हैं आपके। ओके, आई होप ये सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए 8th का। राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री वुड प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो इसमें है क्या कि सारे जो एजुकेशन होंगे, जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लॉगिन करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि उनकी कितनी सप्लाई है अप्रेंटिसशिप के लिए, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेडी हैं और जो आपके डिमांड हैं, ठीक है, जो उनकी डिमांड होगी, मतलब अप्रेंटिसशिप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अप्रेंटिसशिप वाली जो कंपनीज़ हैं उनकी क्या डिमांड है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसको 10 स्टूडेंट चाहिए, तो वो वहाँ पे अपनी डिमांड को लिस्ट करेगी कि मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए, और वो 10 स्टूडेंट की जो सप्लाई होगी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो करेंगे फुलफिल। ओके, नेक्स्ट आपका है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट भोपाल एंड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है वो भोपाल और उसके अलावा और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है ये आपको बताना है।
नो प्रॉब्लम पूजा। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना कवर कर सकती हूँ एग्ज़ाम के पहले पहले मैं उतना कवर करूँ, और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं वर्क कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ इस पर। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपके जब एग्ज़ाम होंगे मतलब नेट के, उसके पहले तक मैं काफ़ी सारे एजुकेटर्स को मतलब साथ में एनरोल करके और उसके बाद आपको ढेर सारा मटेरियल प्रोवाइड हो पाए। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज़ जोराहट। जोराहट आपका असम का है, असम में पड़ता है ये, और वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को इनॉग्रेट किया गया है भोपाल के अलावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वॉज स्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ईएम्स रिपोर्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस ऑल इंडिया बॉडी इन सेप्टेम्बर 1961। तो सितंबर 1961 अगर आपको याद हो पाए तो ये भी याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड किया गया था, ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका कोलकाता एंड ऑप्शन डी है चेन्नई। ओके, तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए राइट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज़ अहमदाबाद। तो ये पहला जो इंस्टीट्यूट था वो आपका अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इस्टेब्लिश किया गया था 1961 सितंबर में। ओके, दैट्स इट। अब आप अपना फाइनल स्कोर्स जो है वो शेयर कर दीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आया है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम हो। ओके, सुनीता के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, पूनम के 5 हैं आउट ऑफ 10, कुंदन के 7 हैं आउट ऑफ 10, रानी के 8 हैं आउट ऑफ 10, स्वाति के 6 हैं आउट ऑफ 10, पूजा के 5 हैं आउट ऑफ 5, विक्रांत के 4 हैं आउट ऑफ 5, सोनम के 7 हैं आउट ऑफ 9, ममता के 5 हैं आउट ऑफ 10, शेटी के 5 हैं आउट ऑफ 10, जबीर राशिद के 4 हैं आउट ऑफ 6, रिचा के 7 हैं आउट ऑफ 10। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और जिनको चाहिए कि मतलब नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे टाइम टू टाइम, तो वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे डायनेमिक स्टडी फॉर यूजीसी एनटीए नेट तो आपको मिल जाएगा। ओके, यस कुंदन, जितने मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उतना आपके सफिशिएंट हैं, उतना आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम हो अदर रिसोर्सेज को देखने का, पढ़ने का, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। श्रेयस वाला टॉपिक आपका रेवेन्यू मैंने उसमें लेसन में दिया है आपको, आप चेक कर लेना। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो सारे लेसन में। आई थिंक जो आज की वीडियो है वो आपकी 20 के बाद 21 के आगे की क्लासेस की सारी इसमें क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आज मैंने कवर कराया है कि 21 के बाद के आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मतलब ये जो मटेरियल है वो वहाँ पे मिल जाएगा। यस, यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, उस पर भी आपके क्वेश्चंस मैं दे दूँगी। देविना, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, आप दोबारा प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा स्टार्टिंग से। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। लॉजिकल रीजनिंग, यस, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना था। देखिए मैंने देखा लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं, और मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना टाइम अगर लॉजिकल रीजनिंग में वेस्ट करूँगी तो फिर आप लोगों की और जो मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ वो नहीं हो पाएगी।
तो अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं, मैं भी वही सारी चीज़ें रिपीट करूँगी जो कि ऑलरेडी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी। तो आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है किसी और चैनल पे, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं कवर कर लूँगी। बट इट विल बी बेटर कि अगर मैं जो नई चीज़ें जो अभी तक नहीं कवर की गई हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँ। ओके, यस कुंदन, देखिए जनरल अवेयरनेस का जितनी वीडियोस मैंने प्रोवाइड की है उतनी वीडियोस आप देख लीजिए, उतना सफिशिएंट है, उसी में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ वीडियोस बाकी हैं, मैं उसको बहुत जल्दी कर दूंगी। आई थिंक 10 वीडियोस जो हैं, जो कि आपकी करेंट अफेयर्स के हायर एजुकेशन के टॉपिक्स के बाकी हैं, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। उसके अलावा आपकी पॉलिटी के कुछ वीडियोस हैं वो बाकी हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स वो चलेगा, और प्लस जो आपकी डेली रेगुलर क्लासेस होती हैं वो आपकी क्लासेस चलेंगी। ओके देवीना, मैं देखिए ट्राई करूँगी, बट अगेन वही है कि वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है, और अगर आपका क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं ट्राई कर सकती हूँ बनाने को। ओके, यस उपासना, आप 5:30 पे अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप थोड़ी देर बाद आइए चैनल पे, कि वीडियो दोबारा से, मतलब वैसे तो वो वीडियो तुरंत अवेलेबल होती है, बट अगर आपको लाइव चैट भी देखनी है तो थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने में वीडियो को। तो ऑलमोस्ट अगर 5:30 पे क्लास हुई है तो आप 6 PM पे अगर देखोगे क्लास, तो आपको विद लाइव चैट आपको क्लास दिख जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल रहेगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी क्लास 28 है, न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ की, और हम नेट के जो नए क्वेश्चंस हैं, नया टॉपिक है, उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये जो नया एडेड टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन चैप्टर का, उस पर क्वेश्चंस हम करेंगे डिस्कस। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। हेलो पूजा। ओके, तो पूजा बोल रही हैं कि आप 1-2 क्विज़ ले लीजिए डिजिटल इनिशिएटिव पे, आईसीटी वाले पे। तो आईसीटी की जब क्लास में लूँगी क्रैश कोर्स की, उसके बाद मैं उस पर क्विज़ ले लूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास मीडिया। तो जिनको भी क्विज में पार्टिसिपेट करना है वो वीडियो पॉज करके आंसर दे देंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपका लार्ज ऑडियंस, ऑप्शन बी है आपका फेयरली डिफरेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन, एंड ऑप्शन सी है आपका सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन, और ऑप्शन डी है आपका रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी। ओके, तो आई होप अपने क्रैश कोर्स की क्लासेस करी होंगी अटेंड, उस पर मैंने ये पढ़ाया था आपको। ओके, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। ओके ओके, सो राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ फेयरली डिफरेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट होता है, बट हमें पता है कि मास मीडिया में जो भी ऑडियंस होती है उसका कंपोजिशन हमें नहीं पता होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। ओके, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया। इनमें से कौन सी मास मीडिया का करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नो प्राइवेसी। ऑप्शन बी, लॉन्ग ड्यूरेशन मैसेज फॉर डिलेड कंजम्पशन। ऑप्शन सी, feedback is indirect, non-existence or delayed, and option D, cost per exposure per individual is minimum। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था मास मीडिया की, तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसमें से क्या ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो मास मीडिया का नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। राइट आंसर है आपका बी, दैट इज लॉन्ग ड्यूरेशन मैसेज फॉर डिलेड कंजम्पशन। होता क्या है मास मीडिया में, आपका जो ड्यूरेशन होता है मैसेज का वो शॉर्ट होता है, ठीक है, और उसका जो कंजम्पशन होता है वो इमीडिएट होता है, डिलेड नहीं होता है। ठीक है, तुरंत हम उसको कंज्यूम करते हैं और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो मैसेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ मास मीडिया।
ओके, ऑप्शन ए है आपका कन्वेंशनल, ऑप्शन बी है नॉन कन्वेंशनल, ऑप्शन सी है प्रिंट एंड ऑप्शन डी है आपका मास प्रिंट। तो देखिए, मैंने आपको जब मास मीडिया कराया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, कि दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बोल रही थी, वो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। ओके, तो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन थर्ड का डी, दैट इज मास प्रिंट। मास प्रिंट जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, यह आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कन्वेंशनल मतलब आपका ट्रेडिशनल हो गया, नॉन कन्वेंशनल जो कि आपका न्यू या मॉडर्न या फिर आप उसको नॉन ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, जिसमें सारे ही नए तरीके के मास मीडिया आते हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया और बाकी सारी चीज़ें हो गई। प्रिंट में आपका जितना भी प्रिंट होगा, पब्लिश फॉर्म होगा, वो आ जाएगा। मास प्रिंट जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनीफोल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मैनीफोल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से मैनीफोल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं है। ओके, जल्दी से बता दीजिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, जल्दी से आंसर करिए। ओके, राइट आंसर है आपका डी, दैट इज याहू। याहू कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। इनमें से क्या मास मीडिया का फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने क्लास कराई हैं उन्हीं में से है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन ए है आपका इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी री इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी एंटरटेनमेंट एंड ऑप्शन डी पॉलिटिकल अवेयरनेस। ओके, आपको फंक्शंस बताने, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग जैसा कोई टर्म नहीं होता है जो हम मास मीडिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, री इंजीनियरिंग एक आईटी टर्म है या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म है, जो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्री मेन थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। जो मास मीडिया की थ्री मेन थ्योरीज है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उनमें से मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी वो थ्री मीडिया थ्योरी नहीं है। ओके, या मेन थ्योरी नहीं है। ऑप्शन ए है आपका द कैटलिस्ट थ्योरी, ऑप्शन बी है द लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, ऑप्शन सी है क्लास डोमिनेंट थ्योरी एंड द लास्ट है आपकी कल्चरिस्ट थ्योरी। तो कौन सी होगी आपको ये बताना है, जल्दी से आंसर करिए। ओके, राइट आंसर है आपका ए, दैट इज द कैटलिस्ट थ्योरी। कैटलिस्ट थ्योरी मेन थ्योरीज में नहीं आती है। ओके, या आप ये कह लीजिए कैटलिस्ट थ्योरी, तो मैंने बस आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो मेन थ्योरीज हैं वो आपकी लिमिटेड इफेक्ट है, क्लास डोमिनेंट है एंड कल्चरलिस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी वाज ओरिजिनेटेड एंड टेस्टेड इन। अब आपको बताना है कि ये जो लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी है ये सबसे पहले कब ओरिजिनेट हुई, ये आपको बताना है। ओके, आपके सामने ऑप्शंस हैं, ईयर्स दिए हैं, आपको ईयर में आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइम की वो थ्योरी है। जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, राइट आंसर है आपका ए, दैट इज 1940 टू 50s। 1940 से 50s के बीच में ये थ्योरी आपकी आई थी, लिमिटेड इफेक्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लास डोमिनेंट थ्योरी आर्ग्यूज दैट द मीडिया रिफ्लेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स द व्यू ऑफ अ। जो क्लास डोमिनेंट थ्योरी है उसमें हमने एलीट की बात करी थी। उन एलीट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, किसके व्यू पॉइंट को वो रिफ्लेक्ट करती है या प्रोजेक्ट करती है। तो ये आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपने जो बेसिक क्लास होगी वो आपने देखी होगी। ओके, ईयर वाले के लिए भी और इस क्वेश्चन के लिए भी। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज माइनॉरिटी एलीट। ओके, तो ऑप्शन ए था मेजॉरिटी एलीट, ऑप्शन सी था आपका हाई क्लास एलीट, ऑप्शन डी था सुपर रिच एलीट। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। जो माइनॉरिटी एलीट होते हैं, मतलब एलीट का भी वो ग्रुप, हमें पता है कि एलीट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो मेजॉरिटी तो होगी ही नहीं उनकी, तो ऑफकोर्स माइनॉरिटी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द कल्चरलिस्ट थ्योरी डेवलप्ड इन। जो आपकी कल्चरलिस्ट थ्योरी है ये कब डेवलप की गई थी।
ये भी आपका ईयर से रिलेटेड है, आपको ईयर दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइम पे ये थ्योरी को डेवलप किया गया था। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज 1980s to 90s। ओके, 1980 से 90 के बीच में ये थ्योरी आपकी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है? तो ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज मास कम्युनिकेशन परसुएड्स फॉर अल्कोहल। ओके, हमें ये पता है कि मास कम्युनिकेशन परसुएड करता है लोगों को, बट अल्कोहल के लिए अगर करेगा तो वो इसकी इंपॉर्टेंस के बजाय इसके डिसएडवांटेज बन जाएगी। ओके, ओके, दैट्स गुड। तो अब आप अपने फाइनल मार्क्स जो हैं, जो स्कोर हैं आज के आपके, वो आप शेयर कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए, मैं दोबारा से उसको डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, सविता के 6 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, सलोनी के भी 6 हैं आउट ऑफ 10, रानी के 9 हैं, वैशु के 8 हैं, शेट्टी के 6 हैं, सविता के 7 हैं, राजन के 9 हैं, सोनम के 7 मार्क्स हैं, नेहा के 9 हैं, प्रियंका के 9 हैं, पूजा के 9 हैं, रुकैया के 7 हैं, शालिनी के 8 हैं, टॉपर जोन के 6 हैं, हायमा संतोष के 6 हैं, स्वाति के 9 हैं, मंसूरा के 10 हैं, मुदस्सिर के 9 हैं, अब्दुल रहीम के 5 हैं, रणवीर के 8 हैं, ऋचा वर्मा के 4 हैं, वैशु के, ओके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबके मार्क्स तो बोलना बहुत ही टफ है। वैशु के 8 हैं, सविता के 7 हैं, श्वेता के 8 हैं, अब्दुली राउत के 7 मार्क्स हैं, स्नेहलता के 8 हैं। ओके, तो मैं आप सबके मार्क्स नहीं बोल रही हूँ, बट ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स हैं। 9 एंड 10 अगर आपके इसमें आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। जिनके 9 मार्क्स नहीं आ रहे हैं या 10 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो कोशिश करें कि एक बार बेसिक वीडियोस देख लें और जो माइन्यूट चीज़ें हैं उन पे ज़रा फोकस करिए, ठीक है। जैसे ईयर्स हो गई आपकी और थ्योरीज हो गई, तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दीजिए। ओके, 4th क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनी फोल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट। देखिए, याहू जो है आपकी वो नेटवर्किंग साइट नहीं है। हमें पता है कि याहू एक सर्च इंजन है, तो आपको इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। मैनी फोल्ड का मतलब है कि जहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ चैट कर सकते हैं, चैट के अलावा आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं या आपस में बात कर सकते हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट चीज़ों को जो सोशल नेटवर्किंग साइट सपोर्ट करती है उसको हम मैनी फोल्ड बोलते हैं। ओके, एट्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। क्लास डोमिनेंट थ्योरी, देखिए इसमें पूछा हुआ है कि जो क्लास डोमिनेंट थ्योरी होती है उसमें मीडिया रिफ्लेक्ट किसका पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करती है मीडिया। तो अगर आप क्लास डोमिनेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें माइनॉरिटी एलीट की बात की गई है कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो माइनॉरिटी होते हैं और वो एलीट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एलीट की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि एलीट जो होंगे, जैसे आप सुपर रिच की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा माइनॉरिटी में ही होंगे। अगर आप इंडिया को ही देखें तो हो सकता है कि सिर्फ 3% ऐसे हों इंडियंस जो कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास में से बिलोंग करते हो, तो ऑफकोर्स वो माइनॉरिटी होगी, इसलिए उनको माइनॉरिटी एलीट बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, 10th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है।
10th क्वेश्चन में क्या इशू है रिचा? स्वाति, मैं यूजर्स ऑफ लैंग्वेज ले लूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आज या कल में मैं उसको कवर कर लूँ, मतलब कल परसों में आपको वीडियो आ जाएगी। मैं वेट कर रही हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग की जो क्रैश कोर्स है आपकी वो कवर हो, उसके बाद मैं उसकी क्वेश्चंस करूँ। ओके, 10th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि इम्पोर्टेंस नहीं है मास मीडिया का। तो हमें पता है कि मास मीडिया क्या करता है, परसुएसिवनेस पे बेस्ड होता है, परसुएड करता है लोगों को। मास मीडिया के थ्रू हम इन्फॉर्म्ड होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, मास मीडिया हमें एंटरटेन करता है। उसके बाद आपको ऑप्शन डी में बोला है कि मास कम्युनिकेशन परसुएड्स फॉर अल्कोहल। तो अगर मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप अल्कोहल को लेकर परसुएड हो रहे हैं तो क्या वो चीज़ उसकी इम्पोर्टेंस होगी? तो ये चीज़ है, ठीक है, ये ऑप्शन है आपका। तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा बट इनकरेक्ट, इम्पोर्टेंस नहीं होगा ये। ओके ओके, तो आई होप सबकी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी क्लास 29 है एंड हम सॉल्व कर रहे हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे आज के क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है आपका वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज यूनिट 6 का टॉपिक है आई थिंक, या लॉजिकल रीजनिंग का। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बार बार बोला था क्वेश्चन देने को, तो इसलिए ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। हेलो सुनीता, हेलो रानी, हेलो ईशा, हेलो सोनम, ओके, हेलो एवरीवन। तो देखिए, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड माय लेदर जैकेट। ये एक स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कि ये कौन सा यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, कौन सा टाइप है यूज़ ऑफ लैंग्वेज में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपके, मतलब पूरे अगर वो थ्योरेटिकल बेस्ड आता है टॉपिक आपका, तो फिर मैंने जो आपको थ्योरी प्रोवाइड की है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट अगर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपके इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होंगे इस टॉपिक से। तो देखिए, मैं सॉल्व कर रही हूँ और उसके साथ साथ अगर आपको रिप्लाई करना है, अगर आपको पता है आंसर, तो आप वीडियो पॉज करके रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है राइट आंसर आपका सी है, एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने गलत यहाँ पे डाल दिया है, तो ज़रा इसको सही कर लीजिए। राइट आंसर है आपका इवोकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ बी। ठीक है, एडिटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे मुझसे, तो बी होगा राइट आंसर। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है फाइंड माई लेदर जैकेट, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो जो पर्सन है वो कमांड कर रहा है। जब भी किसी भी लैंग्वेज में हम कमांड का वर्ड यूज़ करते हैं या कमांडिंग लैंग्वेज हमारी होती है तो उसको हम इवोकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी आपका सही है। हाँ, देखिए, वही मैं बता रही हूँ कि इवोकेटिव का मतलब होता है कि किसी को कमांड देना। ओके, तो जब भी इवोकेटिव यूज़ होगा तो इसका मतलब कि आप किसी को कमांड कर रहे हो। इसको विकासवादी, अगर हिंदी की हम बात करें विकासवादी, तो विकासवादी का मतलब ये होता है कि जब आप कमांड करते हो तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता है। ठीक है, आपने किसी से बोला कि शट द डोर, तो शट द डोर का मतलब है कि सामने वाला पर्सन उठेगा, जाएगा और डोर को बंद करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम इवोकेटिव यूज़ बोलते हैं। इवोकेटिव का मीनिंग जो होता है वो कमांड होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हैदराबाद इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी। तो ये एक स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका इन्फॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी है आपका इवोकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी है आपका एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी है आपका परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ओके, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, मैं आंसर बताने जा रही हूँ। तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। देखिए, यहाँ पे हैदराबाद इज नॉट अ मेट्रो सिटी। अब चाहे हैदराबाद आपकी मेट्रो सिटी हो या फिर ना हो, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। इन्फॉर्मेशन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, बट देयर शुड बी सम पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हैदराबाद मेट्रो सिटी नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन चाहे करेक्ट हो चाहे आपका नहीं करेक्ट हो, बट दोनों ही सिचुएशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर वॉट आई हैव सेड यस्टरडे। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि ये किस में आएगा। ओके, अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी और अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है आपका इन्फॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी है इवोकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी है आपका एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी है आपका परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। ओके, देखिए राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जो परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि चाहे अपोलोजाइजिंग करना हो या प्रॉमिस करना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ओके, और परफॉर्म भी आपका क्या होता है, आपका करेंट सिचुएशन में होता है। ठीक है, ओके, जो परफॉर्म हम कर रहे हैं वो आपकी करेंट सिचुएशन या प्रेजेंट सिनेरियो को देख कर परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे की बात कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वो पर्सन क्या कर रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है जो उसने किया था। तो अपोलोजाइज कब कर रहा है, अभी कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब भी परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है तो वो हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। जैसे ये पर्सन है वो अपोलोजाइज कर रहा है तो किसी और से वो अपोलोजाइज कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और है, मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज करा रही थी तो मैंने ये भी बोला था कि कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है, एक से ज़्यादा कैटेगरीज आ सकती है। बट इस सिचुएशन में आपको ये देखना होता है कि क्या सबसे ज़्यादा अप्लीकेबल है। जैसे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो अक्सर मैं उसको उस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी आगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर व्हाट आई हैव सेड यस्टरडे, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो पर्सन आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो अपोलोजाइज कर रहा है, बट उससे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या किसी और कैटेगरी में ये अप्लाई हो रहा है, और अगर अप्लाई हो रहा है तो कहाँ ज़्यादा ये मतलब कहाँ ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, सूटेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल ये परफॉर्मेटिव के लिए है। इन्फॉर्मेटिव तो हर एक स्टेटमेंट आपका इन्फॉर्मेटिव ही होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट की हम बात करें, कोई हम स्टेटमेंट फॉर्म करें तो उसमें हर एक स्टेटमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, बट आपको उसके साथ साथ देखना है कि कहाँ ये ज़्यादा सूटेबल है। ओके, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कोई बोल सकता है कि इन्फॉर्मेशन आ रहा है, देखिए आप लोग में से बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैम सी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। जब अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो मैंने ईजिली आपको चारों नहीं 5 मैंने कराए थे, 5 को मैंने ईजिली आपको डिफ्रेंशिएट किया था। ये भी बताया था कि कौन किस में होगा कौन किस में नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको लगता है सी सही आंसर है तो आप सी लिख के आइएगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ। जो सही है मुझे वो पढ़ाना है, आपको क्या सही लगता है आप वो करके आइएगा, नॉट एन इशू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज परफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। जब भी किसी भी वर्ड में आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे अपोलोजाइजिंग है, प्रॉमिस है, इस तरीके के वर्ड आए या इस तरीके का बिहेवियर आए तो वहाँ पे हमेशा ये परफॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है जल्दी बताइए। अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो फिर आपको समझ में आएगा, अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, मैं चाहे जितना समझाऊंगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम हैज़ डन प्रॉमिस टू ब्रिंग ज्वेलरी फॉर हर। अब बताइए ये क्या होगा। अगर वीडियो नहीं देखा है उसके बाद भी आप मेरा टाइम वेस्ट करा रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। देखो जब आप बेसिक वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि मैंने बार बार मैं 4 बोल रही हूँ, मैंने 5 टाइप्स ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज कराई है और हर एक में बताया है कि किस में किस तरीके के लैंग्वेजेस आएंगे। ठीक है, तो उसके जब आप एग्जाम्पल देखोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो, आपको एग्जाम्पल नहीं पता है कि कौन से कैटेगरी में आएगा, तो आपको सबको ही मतलब हर जगह लगेगा। ठीक है,
तो इसलिए वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि श्याम हैज़ डन प्रॉमिस टू ब्रिंग ज्वेलरी फॉर हर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी पहले बताया कि चाहे अपोलोजाइजिंग हो चाहे प्रॉमिस हो, ये दोनों चीज़ें आपकी परफॉर्मेटिव में आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है मतलब वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, या अपोलोजाइज कर रहा है तो इट मीन्स अगेन वो परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका डी, दैट इज परफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब ये बताइए ये क्या है। वीडियो है आपकी यूज ऑफ लैंग्वेज, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगी वीडियो। जिन्होंने ये वीडियो देखिए, जिन्होंने बेसिक वीडियो नहीं देखी है, लॉजिकल रीजनिंग में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको। ओके, फिफ्थ का देखते हैं। देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, एक और टाइप होता है जिसको हम इवैल्यूएटिव टाइप बोलते हैं। ठीक है, इवैल्यूएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम किसी का इवैल्यूएशन करते हैं, किसी को जज करते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे इवैल्यूएटिव भी हो सकता है, बट क्या आपको ऑप्शंस में दिख रहा है इवैल्यूएटिव? तो ऑफकोर्स आंसर अगर ऑप्शन में नहीं है इवैल्यूएटिव तो ये इंफॉर्मेटिव होगा। अगर यहीं पे आपका आंसर में इवैल्यूएटिव होता तो इंफॉर्मेटिव के जगह पे ये इवैल्यूएटिव होता आपका। ठीक है, या तब हो सकता है ऑप्शन में आपका इंफॉर्मेटिव नहीं होता, सिर्फ इवैल्यूएटिव होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन 6, हुर्रे आई गॉट द जेआरएफ। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। अगर दोनों होगा तो उस केस में आप इसको इवैल्यूएटिव लगाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेटिव जो है, इंफॉर्मेटिव ज़्यादातर वैसे स्टेटमेंट होते हैं जो आइदर ट्रू होते हैं या फिर नहीं ट्रू होते हैं। ओके, चलिए, तो इसका बताइए जल्दी से आंसर 6 का। ओके, राइट आंसर है आपका सी, दैट इज एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज। अब एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे आप हुर्रे या पी या इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जितने भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले वर्ड होते हैं वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, द न्यू प्रिंटिंग मशीन इज वेरी एफिशिएंट इन प्रिंटिंग। हाँ, ये वाला सही कह रही हैं पूजा आप, ये सबका सही है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखा ही है कि आपको याद रहे एग्जाम देते वक्त भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, ये भी सबका सही है। राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज टेक्निकल इवैल्यूएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। अब इवैल्यूएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इवैल्यूएटिव में आपके 3 टाइप्स ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज होते हैं। पहला आपका होता है एथिकल, देन आपका होता है एस्थेटिक, और तीसरा होता है आपका टेक्निकल। एथिकल जो होता है उसमें हम किसी को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स। ठीक है, मोरल चीज़ों की बेसिस पे या मोरल या वैल्यू के ऊपर हम किसी को अगर हम जज करेंगे तो उसको हम एथिकल इवैल्यूएटिव बोलेंगे, यूज ऑफ लैंग्वेज बोलेंगे। देन आपका आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कि जब आप किसी को ब्यूटिफिकेशन के बेसिस पे जज करते हो। ठीक है, एंड जो आपका लास्ट है दैट इज टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है कि जब आप किसी की कोई मतलब समझ लीजिए किसी एफिशिएंसी एंड नॉन एफिशिएंसी की बात करते हो। ठीक है, तो उसको हम टेक्निकल इवैल्यूएशन बोलते हैं या टेक्निकल इवैल्यूएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, अब इसका आंसर दीजिए, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया।
कुसुम, मैं क्रैश कोर्स वाली वीडियो जस्ट आपकी जब ये वीडियो ख़त्म होगी उसके 1 आवर के अंदर मैं वीडियो दे दूँगी। मैं पीपीटी पे ऑलरेडी काम कर ली हूँ और बस वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी है। तो बहुत सारा काम होता है, आप खुद ही देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मतलब फ्रेम करने होते हैं आप लोगों के लिए। तो बस वो आपकी आ जाएगी वीडियो। ये लॉजिकल रीजनिंग का है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज टॉपिक। ठीक है, आप लॉजिकल रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब जल्दी से 8th का आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर है आपका सी, दैट इज़ एस्थेटिक इवेलुएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इवेलुएटिव के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एथिकल, दूसरा होता है एस्थेटिक, तीसरा होता है टेक्निकल। एथिकल जब हम किसी को एथिक्स के बेसिस पे जज करें, एस्थेटिक जब हम किसी को खूबसूरती या फिर सुंदरता के बेसिस पे जज करें, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जज करें। एंड आपका टेक्निकल होता है जब किसी की परफॉर्मेंस पे जज करें या टेक्निकल ग्राउंड्स पे जज करें। ओके, आई होप आई एम क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूव आउट ऑफ माई वे। जल्दी से बताइए ये क्या होगा। अब यहाँ पे अगेन गलती मत कर दीजिएगा फिर से। अच्छा चलिए, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक्सप्रेसिव वो होता है जहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं, वो आपका एक्सप्रेसिव होता है। बट उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि उसमें कुछ ना कुछ को हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हम इन्फॉर्म करते हैं। या आप इवोकेटिव देख लीजिए, इवोकेटिव में मैंने बोला था कि हम कमांड देते हैं। तो ये जब स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई सैडनेस या कोई खुशी जाहिर की जा रही है या यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है? जिन्होंने गलत किया है अब वो राइट करें अपना आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमांड किया जा रहा है। अब जहाँ पे कमांड होगा वहाँ पे इवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। इवोकेटिव का मतलब कमांड। ठीक है, मैंने हर जगह आपको बताया कि कोई भी स्टेटमेंट आप देखोगे आपको हमेशा लगेगा कि ये एक से ज़्यादा में आ सकता है, बट उसके साथ साथ आपको जो मेन रूल्स है वो हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, कमांड है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको चुपचाप उसको इवोकेटिव में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पार्क इज ऑफरिंग बाय वन गेट वन टिकट एंड इट इज ऑल्सो समर। चलिए बताइए ये क्या होगा। एक बार क्विज ख़त्म कर लें, फिर जिनको जिनको इशू है वो थोड़ा सा रुक जाइएगा, उनको मैं इसको पूरा मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी पहले इस क्विज पे ध्यान दे दीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज परफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग बहुत कंफ्यूज है सच में। मुझे लगता है ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि वाटर पार्क जो है वो बाय वन गेट वन टिकट दे रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये समर भी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव तो मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेटिव तो हर एक जितने स्टेटमेंट होंगे वो सब इन्फॉर्मेटिव होंगे, बट इन्फॉर्मेटिव में डालने से पहले आपको बाकी चेक कर लेना है कि बाकी में तो नहीं आ रहा है किसी में ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये आपके, अब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो अब आप क्या करोगे, वाटर पार्क इज ऑफरिंग बाय वन गेट वन टिकट। ठीक है, और ये गर्मी का टाइम है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ऑफ कोर्स आपके मन में आएगा कि हाँ बाय वन गेट वन टिकट मिल रहा है तो चलो चलते हैं। ठीक है, क्योंकि समर भी है। स्टेटमेंट से तो यही पता चल रहा है, तो स्टेटमेंट आपको परफॉर्म करने को बोल रहा है कोई चीज़। ठीक है, तो जिस चीज़ को देख के, जिस भी स्टेटमेंट को पढ़कर आपको कुछ परफॉर्म, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने का वो हो, तो उसको आप परफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज बोलते हो। ओके, इन्फॉर्मेशन तो सब में मिलेगी, इन्फॉर्मेशन तो भूल जाइए। इन्फॉर्मेशन से पहले आपको ये चेक करना है कि ये बाकी किसी में तो नहीं आ रहा है।
जब बाकी किसी में नहीं आएगा तब इंफॉर्मेटिव होगा। जो किसी में नहीं आएगा उसको इंफॉर्मेटिव में डाल दीजिएगा, बट बाकी सबको आपको पहले चेक करना होगा और उसके बाद ही आप इंफॉर्मेटिव में डालेंगे। ओके, देखिए बेसिक वीडियो पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, उससे पहले नहीं क्लियर हो पाएगा ये। अब ये बताइए कि किसको किसको प्रॉब्लम है। आई थिंक सबको ही प्रॉब्लम है आज की क्लास में तो। देविना टॉपिक इजी है, एक बार बेसिक वीडियो देख लेना, और आज मैं क्रैश कोर्स जो प्रोवाइड करूँगी वो भी इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये जो आपके लॉजिकल रीजनिंग पे ही बेस्ड होगा, तो आपको फिर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट क्रैश कोर्स देखने से भी पहले एक बार बेसिक वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। ओके, हाँ ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपका इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, या इन्फॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है। तो इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज में वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जो कि डिक्लेरेटिव होते हैं, जिसमें कोई चीज़ डिक्लेयर की जा रही हो, ठीक है, ओके। फिर आपका आता है इवोकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इवोकेटिव में सारे कमांडिंग वाले वर्ड आते हैं, जितने भी कमांड के एग्जाम्पल होंगे वो सारे आपके इवोकेटिव में आएंगे। उसके बाद आपका आता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव में मतलब होता है कि कुछ एक्सप्रेस करना, चाहे वो सैडनेस हो चाहे वो हैप्पीनेस हो, कुछ भी कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना। बट आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एक्सप्रेसिव में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, ओके। एक्सप्रेस किया जा रहा है बट उसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है यहाँ पे। और फिर आता है आपका इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव में कोई चीज़ हम इवैल्यूएट करते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एथिकल, एस्थेटिक एंड टेक्निकल। एंड लास्ट में आपका आता है परफॉर्मेटिव। परफॉर्मेटिव में वो कोई भी स्टेटमेंट जिसको पढ़कर आपको कुछ भी परफॉर्म करने का मन हो, कोई फीलिंग ऐसी क्रिएट हो जिससे परफॉर्मेंस हो रही हो, या फिर वहाँ पे अपोलोजाइज या प्रॉमिस हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी परफॉर्मेंस जहाँ पे होगी उसको हम परफॉर्मेटिव बोलेंगे। तो ये आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इन यूज़ ऑफ लैंग्वेज के ऊपर, ओके। अब डिटेल में जो भी आपको समझना है वो आपकी बेसिक वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आता है तो उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में फिर से बता दूंगी, ओके। इवोकेटिव का मतलब कमांड, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। इज इट क्लियर नाउ? और दूसरी बात ये कि देखिए इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा, इवोकेटिव का मतलब है कि वो सारे स्टेटमेंट जिसमें कोई ना कोई कमांड हो, जैसे फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लिसन टू मी, शट द डोर, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें कमांड यूज़ हो रहा है, तो ये आपका इवोकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा। भावना, हायर एजुकेशन पीपल एंड एनवायरनमेंट पे ऑलरेडी वीडियोस हैं बहुत सारी, तो आप देख लीजिएगा। सारा सिलेबस आई थिंक कंप्लीट हो गया है हायर एजुकेशन का, तो आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के बाद में, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस, और ये आपकी क्लास 30 है, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो देखिए जो आज के क्वेश्चंस हैं आपके वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे है। कल का भी जो आपका क्लास था वो भी यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे ही था, ओके। तो 10 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, बैक द कार इनटू द गैरेज
so it will be easier to pull out tomorrow. ये क्वेश्चन है. ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन्होंने लिया है या ये कौन से यूज़ ऑफ लैंग्वेज का एग्जाम्पल है. ओके, तो अगर आपको रिप्लाई करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके रिप्लाई कर दीजिएगा. और जिसको कोई भी क्वेरी होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो क्विज़ ख़त्म होने तक रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज़ एवोकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज. तो देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, यहाँ पे कोई भी आपको डायरेक्ट कमांड यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको कि जो सिर्फ छोटे से ना हो, मतलब शट द डोर या फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके के सिर्फ छोटे से सेंटेंसेस ना हो सकता है कि सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा फॉर्म किया जाए और जिसमें कमांड दी जाए. ओके, बैक द कार इनटू द गैरेज सो इट विल बी ईजियर टू पुल आउट टुमारो. तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सीधे सीधे कमांड दिया जा रहा है. ठीक है, अब देखिए आप लोग अक्सर ऐसा मतलब बोल रहे थे, कंफ्यूज थे कि मैम इसको सॉल्व कैसे करेंगे या कैसे पता चलेगा कि जो एक सेंटेंस है जो एक से ज़्यादा यूज़ ऑफ लैंग्वेज में आ रहा है उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. ठीक है, तो इसका तरीका देखिए ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी यूज़ उसका क्या है. मतलब कोई भी सेंटेंस का जो भी प्राइमरी यूज़ होगा उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे ही आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, बैक द कार इनटू द गैरेज सो इट विल बी ईजियर टू पुल आउट टुमारो. अब आपको ये देखना है कि इसमें जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो इट विल बी ईजियर टू पुल आउट टुमारो, ये क्या है, ये आपका सिर्फ सेंटेंस को बढ़ाया गया है, इसका कोई रियल मीनिंग नहीं है. ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंटेंस में प्रोवाइड की जा रही है. अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो वो बोला जा रहा है कि बैक द कार इनटू द गैरेज, गैरेज में कार को डालो. ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका बेसिक मीनिंग है. अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इसका प्राइमरी यूज़ क्या होगा. जैसे ये एक इन्फॉर्मेटिव यूज़ भी इसका हो सकता है लैंग्वेज का, बट मेन जो सेंटेंस है वो बैक द कार है. बैक द कार मतलब कि कोई कमांड दे रहा है, ठीक है, कि ऐसा करो. राइट, तो ये आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है सही से, प्लीज़ जल्दी से बताइए कि वॉइस सही से आ रही है या नहीं आ रही है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैरी लव्स द बीच येट शी हेट्स द सैंड. तो ये आपका ओके, आप लोग आपस में कुछ और ही बात करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि आवाज़ शायद ना आ रही हो. ओके ओके, दैट्स गुड. ठीक है, अब आप ये भी बता दीजिए कि जितना मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1 में उतना आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया. ओके, दैट्स गुड. तो राइट आंसर इसका ए, दैट इज इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना यहाँ पे कमांड किसी को दिया जा रहा है, ना कोई चीज़ एक्सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है, जो पर्सन है वो खुद के बारे में कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ना यहाँ पे कोई चीज़ को परफॉर्म करने की बात की जा रही है. तो राइट आंसर आपका ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग. ओके, ये एक क्वेश्चन है आपका, मतलब ये एक स्टेटमेंट है. देखिए जितने मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन एग्जांपल्स को अगर आप कर लीजिए, जितने मैंने प्रोवाइड किए हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हो गए आपके अभी तक, तो इन सारे अगर 30 क्वेश्चन को आप कर लोगे तो इसमें से तो आ ही जाएगा आपका एग्जाम में. ठीक है, तो देखिए राइट आंसर है आपका ए, दैट इज इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग. लॉजिक एक स्टडी होती है करेक्ट रीजनिंग की. ठीक है, तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे अगेन किसी और उसमें आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो ये सिंपल सा इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होगा. तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, कोई भी अगर स्टेटमेंट आता है तो कि क्या ये बाकी किसी 4 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. मतलब कि अदर 4 टाइप्स में अगर वो नहीं आ रहा है तो वो सिंपली आपका इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संडे इवनिंग आर ड्रियरी. ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है. जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है. बट इसका पहले आंसर आप लोग दे दीजिए 4th का.
ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज एक्सप्रेसिव। बहुत अच्छा है कि सबने सही आंसर दे दिया, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग आंसर कर पाओगे इसका। ओके, दैट्स गुड। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होती है उसमें आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे वाओ हो गया या ऐसा हो गया, एक्सक्लेमेटरी से उसको दिखाते हैं। तो वो मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि इस तरीके से आप एक्सप्रेसिव यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ा सा अगर एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज को थोड़ा सा इन्होंने घुमाने की कोशिश करी या थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की क्वेश्चन, तो इस तरीके के आपके स्टेटमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे किसी एडजेक्टिव को यूज़ किया जाए। ठीक है, ड्रियरी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, एस्टोनिशिंग हो गया, गॉर्जियस हो गया, इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको यूज़ किए गए हैं तो आपके वो एक्सप्रेशन किया जा रहा है बट विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव, तो वहाँ पे आपका ये एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोंट रिलाई सो हैविली ऑन अदर्स। अब ये क्या है आपको बताना है। देखिए, अगर इस बार के एग्जाम में मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब यूज़ ऑफ नॉलेज आता है तो इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज इवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, डोंट रिलाई सो हैविली ऑन अदर्स। अब आपको देखिए यहाँ पे जो वर्ड स्टार्ट करें वही ये यहाँ पे कमांडिंग वर्ड से स्टार्ट करें। डोंट रिलाई मतलब आप किसी को कमांड करियो कि किसी ज़्यादा दूसरों पे भरोसा मत करिए, तो ये क्या है, ये आप कमांड दे रहे हो। ठीक है, तो आपको यही डिफाइन कर, कोई भी सेंटेंस को आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि उसका प्राइमरी यूज़ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स विन दिस गेम। जल्दी से आंसर दीजिए। यस, एवोकेटिव का मतलब कमांड होता है। आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एवोकेटिव का मतलब कि कमांडिंग वर्ड्स हैं। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे सिंपल है, एक्सप्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है, प्लस प्लस वो बोल रहे हैं कि मतलब एक ऐसे वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं जहाँ पे एक्सप्रेशन किया जा रहा है किसी चीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज़ वेरी गुड लीडर एंड एन एफिशिएंट कम्युनिकेटर। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, 7th का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका टेक्निकल इवेलुएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी है आपका एवोकेटिव, ऑप्शन सी है एस्थेटिक एंड ऑप्शन डी है एथिकल इवेलुएटिव। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज एथिकल इवेलुएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है कि गुड और एफिशिएंट दो टर्म्स का यूज़ किया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि गुड जैसे जो वर्ड होते हैं वो एथिक्स के ऊपर जज करने के लिए होते हैं, एंड एफिशिएंट जो वर्ड होते हैं वो आपके टेक्निकल इवेलुएशन के ऊपर होते हैं। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लिविंग पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसको अगर हम इवेलुएट करेंगे तो हम उसको एथिकली पहले इवेलुएट करेंगे एंड एफिशिएंटली या टेक्निकली बाद में इवेलुएट करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि स्टेटमेंट किस तरीके से फॉर्म किया गया है। अगर यहाँ पे एफिशिएंट पहले होता तो आपका टेक्निकल इवेलुएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होता, बट यहाँ पे पहले एम्फेसाइज दिया गया है कि ही इज़ वेरी गुड लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे गुड पे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया है, और वो गुड जो होता है ये आपका एथिकल इवेलुएशन में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिटीजन्स विल कास्ट देयर वोट्स। एस्थेटिक में मैंने बताया था कि एस्थेटिक में ब्यूटिफिकेशन की बात की जाती है, सुंदरता, खूबसूरती। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी डी है।
अब यहाँ पे क्या है, सिटीजन विल कास्ट देयर वोट। अगर आप इसको देखोगे तो आपको दो चीज़ें समझ में आएगी कि एक तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्लस इसमें परफॉर्म करने की बात की जा रही है, परफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज भी है। क्योंकि यहाँ पे कास्टिंग, वोट कास्टिंग क्या है, वोट कास्टिंग का मतलब कि कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या सिटीजन्स विल कास्ट द वोट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोट कास्टिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया है। तो ऑफकोर्स इस स्टेटमेंट में वो वोट कास्टिंग की बात की गई है, ठीक है। तो इसलिए ये परफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल ऑफर प्रेयर्स टुमारो। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज परफॉर्मेटिव। जैसे वहाँ पे कास्ट करने की बात की थी हमने, वोट की, वैसे यहाँ पे प्रेयर्स को परफॉर्म करने की बात की जा रही है, ठीक है, कि मैं कल प्रार्थना करूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ परफॉर्म करने की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यू रेस्टोरेंट हैज़ वेरी कोजी एम्बियंस। जो देखिए, जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा रुक जाइए, क्विज खत्म हो जाए उसके बाद बताइएगा दोबारा। यस प्रियंका, इस पे लेसन है आपका अवेलेबल, आप लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको लेसन मिल जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज एस्थेटिक एवेल्युएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एस्थेटिक में क्या होता है कि हम एम्बियंस की बात करते हैं, हम खूबसूरती की बात करते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो नया रेस्टोरेंट है वो बहुत ही कोजी है, तो इसका मतलब क्या है कि एस्थेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए, अब आप लोग ये बता दीजिए कि फाइनल मार्क्स क्या हैं आपके, और प्लस जिसको प्रॉब्लम है जो भी क्वेश्चन में वो बता दें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आपकी लास्ट क्लास है यूज़ ऑफ लैंग्वेज की। इसके बाद मैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे क्लास नहीं लूँगी, इतनी सफिशिएंट है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उतने कर लीजिए, बस उतना बहुत है। आईसीटी क्विज सीरीज़ उमा शंकर, मैंने बहुत ज़्यादा कराए हैं आईसीटी के क्वेश्चंस, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, आईसीटी एमसीक्यू करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 8 देखिए, 8 में क्या है सुनीता, परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी चीज़ परफॉर्म करने की जहाँ पे बात आए, चाहे वो आपका प्रॉमिस हो, अपॉलॉजी हो, वोट हो, या कोई भी चीज़, जो चीज़ परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज में कि ये हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, या किसी पर्सन का अपना पर्सनल होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ बोला कि सिटीजन्स विल कास्ट देयर वोट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो सिटीजन्स होंगे वो खुद से जाके कुछ परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, सिटीजन्स खुद से जाके परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है किसी चीज़ की। ओके, तो इसलिए ये परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा। अगर अभी यहाँ पे परफॉर्म करने की बात नहीं होती तो आपका इंफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता। पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो प्राइमरी उसका यूज़ है, या प्राइमरी जो पर्पज़ है उस क्वेश्चन का, वो, या सॉरी स्टेटमेंट का जो पर्पज़ है वो किस चीज़ में आ रहा है। जब बाकी के 4 में नहीं आएगा तब आप उसको इन्फॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज में रखोगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, और हर एक सेंटेंस आपके डिक्लेरेटिव कहीं ना कहीं से तो बनते ही हैं, तो इसलिए हम इन्फॉर्मेटिव एकदम लास्ट में कंसीडर करते हैं। ओके, 9th में सेम यही चीज़ है, यहाँ पे प्रेयर को परफॉर्म करने की बात की जा रही है। अगेन जो पर्सन है वो खुद बोल रहे हैं ना कि मैं जाऊँगा प्रेयर परफॉर्म करूँगा, तो वो खुद से परफॉर्म करे, और अगेन यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका परफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, ईशा, जो मैंने यूज़ ऑफ लैंग्वेज की आपकी जो मेन क्लास ली है, बेसिक क्लास, उसमें क्वेश्चंस कराए हैं, उसके बाद मैंने क्रैश कोर्स लिया उसमें क्वेश्चंस कराए हैं, और प्लस ये 2 क्लास, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 40 क्लासेस आपके हो गए हैं, मतलब 40 क्वेश्चंस बन गए होंगे। जो पहला क्वेश्चन जो पहला वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स देख लीजिए, प्लस क्रैश कोर्स और प्लस ये 2 क्लास,
इतना सफिशिएंट है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है ये टॉपिक आए ही ना इस बार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग में, तो फिर हो सकता है ये टॉपिक ना भी आए। फोर्थ क्वेश्चन, ओके। संडे इवनिंग आर ड्रियरी, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो संडे की इवनिंग होती है वो बहुत बेकार होती है, बहुत सुनसान होती है। तो ये जो पर्सन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे एक्सप्रेसिव में मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जाएगा जहाँ पे आपको इजीली दिखाई देगा कि एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म है ड्रियरी, ये आपका एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि वो पर्सन जो है वो हैप्पी नहीं है उस चीज़ को लेकर, सैड है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज है। कोई भी स्टेटमेंट जो आपका एक्सप्रेशन शो करे उसको हम एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। परफॉर्मेटिव, पूर्णिमा आपको समझ में आ गया परफॉर्मेटिव क्या? 10th क्वेश्चन। देखिए अगर समझ में आ गया होगा तो बार बार एक ही चीज़ मत पूछिएगा, क्योंकि उससे आप लोग ही मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। देखिए 10th का जो है 10th क्वेश्चन जो है, इसमें आपका बोला हुआ है कि जो नया रेस्टोरेंट है वो बहुत ही कोजी वहाँ का एम्बियंस है। तो जब मैंने आपको बताया था कि इवैल्यूएटिव में क्या होता है, इवैल्यूएटिव में हम 3 तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं। एथिकल पे जब हम एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब कोजी एम्बियंस, कोई एथिक्स की तो बात है नहीं यहाँ पे। टेक्निकली तो हम यहाँ पे किसी के फंक्शनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, कोई फंक्शनल बेसिस पे उसको जज नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी मशीनरी को जज करेंगे, किसी टेक्नोलॉजी को जज करेंगे या टेक्निकल बेसिस पे जज करेंगे तो उसको हम टेक्निकल इवैल्यूएशन कहेंगे। जब हम एम्बियंस की बात करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे, खूबसूरती की बात करेंगे, वो सारी चीज़ आपकी आती हैं एस्थेटिक में, ठीक है। एस्थेटिक इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है। ओके। इवोकेटिव मतलब कमांड, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इवोकेटिव का मतलब होता है कमांड। जहाँ कहीं भी आपको ऐसे वर्ड दिखें जो कमांड दे रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, और वो पर्सन उसको सुन के कुछ एक्ट करता है या फिर कुछ फीलिंग उसके अंदर जनरेट होती है। एक्टिंग के साथ साथ फीलिंग जनरेट करने की भी बात की जाती है, ठीक है। तो इवोकेशन का मतलब वही होता है जहाँ पे आप किसी पर्सन को कमांड करो। नाइन्थ में क्या है? नहीं, देखिए उससे मतलब नहीं है कि परफॉर्म किया है या नहीं किया है, आपको इससे जज नहीं करना है। आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखा करिए कि जितना आपके सामने दिया है बस उतनी ही चीज़ों को आपको सोचना है। किया नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रेयर करने की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे परफॉर्म करने की बात हो रही है। पूजा, यस, पेपर कोड 55 की वीडियोस हैं, आप देख सकती हैं। थैंक यू पूजा शर्मा। सुनीता, देखिए जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको उसमें से आप प्रमाण कर लीजिए, प्रमाण और अनुमाना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस आपकी फैलेसीज जो हैं वो कवर कर लीजिए। उसके अलावा यूज़ ऑफ लैंग्वेज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछा जाएगा, तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ाया बस उतना पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो उसी में से आएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। एवोकेशन समझ में आ गया राशिक? प्लीज़ बताइए। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी किए हैं अपलोड, डिजिटल स्टोर पे जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। शारदा, यस, अगर क्रैश कोर्स के बाद टाइम मिलेगा तो मैं मेगा क्लास ले लूँगी। बट मैं उसके साथ साथ ये भी सोच रही हूँ कि क्रैश कोर्स के बाद आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स टाइप के प्रोवाइड करने के। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ज़्यादा ज़रूरी मतलब सही रहेगा आपके लिए, मेगा क्लास सही है या फिर वन लाइनर्स सही रहेंगे?
देखिए जितने क्वेश्चंस जितने टॉपिक्स मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, ठीक है, वो आप कोशिश करिए कि आप बाकी जितने भी सोर्स हैं उनसे पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं अब कराने की कोशिश करूँगी तो आपके जो मैं क्रैश कोर्स करा रही हूँ वो नहीं हो पाएगा, और मेगा क्लास जो मैंने सोचा है कराने को वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कि क्या बेटर रहेगा, क्या आपको लगता है। अगर आपको नहीं चाहिए ही चाहिए उन सब टॉपिक पे, तो फिर मेगा क्लास या फिर वन लाइनर्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी मैं चाहती ये हूँ कि मैं आपको जितने भी नए क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर दूँ, जितने भी नए टॉपिक हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन पे आपके पास अच्छा खासा मटेरियल मिल जाए, क्या हो। ओके ओके ठीक है। ये जो वन लाइनर और मेगा क्लास है, इस पर हम एक पोल कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है, कम्युनिटी टैब पे। उसमें आप बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, जिस पे ज़्यादा वोट रहेंगे वो किया जाएगा। ओके, आई थिंक अब किसी की क्वेरी नहीं है इस क्लास से रिलेटेड। और ये भी बता दीजिए कि कल आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पे क्लास आप लोग चाहते हो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि मतलब मिल जाएं, ठीक है। तो बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।